नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पैसों का घमंड। अन्नू को ऑटो से उतरकर पैसा देते देखकर राकेश गुप्ता जी बरामदे से ही अपनी श्रीमती को आवाज देते हैं। अरे भगवान, अन्नू आ गई है। फाटक के अंदर मंथर गति से चलकर अंदर आती अन्नू सोच रही थी, बाबूजी बैठे तो वैसे अखबार को लेकर हैं, पर नजरें सड़क पर थीं। उनके होठों पर बरबस एक मुस्कान आ गई। यह थी अन्नू, यानी मिस अनामिका गुप्ता, दुनिया की नज़रों में अपने राकेश गुप्ता जी की इकलौती बेटी। राकेश जी भोपाल सरकारी कॉलेज से अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, शहर की ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से त्रस्त होकर भोपाल शहर से दूर रामपुर गांव में उन्होंने जमीन खरीदकर छोटा सा मकान बनवा लिया था। अन्नू ने भी भोपाल विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहकर पूरी शिक्षा की, मेधावी छात्रा की थी अन्नू। सो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। पीएससी में भी अच्छे से उत्तीर्ण होने के बाद अध्यापिका के पद पर सरकारी कॉलेज छतरपुर में ज्वाइन कर लिया। बिटिया को अकेले कैसे भेज, तो उन्होंने रामपुर का मकान बेच दिया और बिटिया के साथ छतरपुर आ गए। अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के बाद अन्नू को ऐसा महसूस हुआ कि अच्छे से अगर अध्यापन करना है तो उस विषय को अच्छे से अध्ययन करना भी जरूरी है। स्कूल कॉलेज में परीक्षा पास करने के लिए जैसे उत्तीर्ण पढ़ते हैं वह इस वक्त नाकाफी है। नतीजन स्कूल कॉलेज की हंसमुख चंचल तितलियों की तरह उड़ने वाली अन्नू उर्फ अनामिका मैडम बहुत गंभीर हो गईं और 24 घंटे में बहुत सारा समय अध्ययन में ही बिताने लगीं। उस दिन भी यही हुआ। कॉलेज से लौटने के बाद अम्मा बाबूजी के साथ ढेर सारी गप्पें, चाय और नाश्ता करने के बाद भगवान को आरती हुई और खाना खा के अन्नू पढ़ने बैठी। काफी देर बाद जब राकेश जी को यकीन हो गया कि थोड़ी देर में अन्नू बिटिया सोने जाएगी, तो अपनी श्रीमती के साथ टीवी के सामने समाचार देखने बैठ गए। बाबूजी का टीवी का वॉल्यूम तनिक धीरे कीजिए। अम्मा सुनो, कल हमें आप सुबह नहीं उठाएंगी। कल रविवार है, हमारी छुट्टी है और 8 बजे से पहले हम नहीं उठेंगे। ध्यान रखना, अगर आप दोनों को वॉकिंग पर करने जाना है तो बाहर से ताला बंद करके निकल लेना। अपना फरमान सुनाकर दरवाजे के दोनों पल्ले हाथों से पकड़कर अन्नू मुस्कुराकर अम्मा और बाबूजी की तरफ देख रही थी। राकेश जी ने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया था। अन्नू आई तो सोने के लिए थी, पर अपने बिस्तर पर पड़े पड़े अन्नू को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन पता नहीं अतीत में कहाँ डोल रहा था। आज जिंदगी तो बहुत सुखी थी। अम्मा बाबूजी का स्नेह, यह अच्छा बिस्तर, यह अच्छा सा घर, परंतु अन्नू से अनामिका गुप्ता तक की यात्रा मुश्किल थी। अन्नू के मन में जैसे विचारों की आंधी चल रही थी। उससे वह वक्त याद आ रहा था जब वह सिर्फ अन्नू थी, एक दुबली पतली बीमार सी लड़की, जिसे एक जवान लड़का हाथ पकड़कर लाता और सब्जी बेचने वाली माई की दुकान से कोई 25 कदम दूर एक कटोरा लेकर बैठा देता भीख मांगने के लिए। शाम ढले जब वह अन्नू को लेने के लिए आता, तब सबसे पहले भीख मांगे गए रुपयों को समेटकर अपनी जेब में रखता। कभी कभी कम पैसे मिलने पर वहीं 2-4 चांटे भी जमा देता और घसीटते हुए ले जाता। सब्जी वाली माई तिरछी नजरों से देखती तो अवश्य, पर उस लड़के के डर से कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन वह जवान लड़का अन्नू को लेने नहीं आया। दूसरे दिन जब सब्जी वाली माई अपना सब्जी का ठेला लगाने आई तो उसने देखा अन्नू वहीं जमीन पर सो रही है और लड़का उसे लेने नहीं आया था। दुकानदारों से बातचीत में पता चला कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। अन्नू वहीं बैठी रही सारा दिन। भूख से जब आंतें कुलबुलाने लगी तो अन्नू की आंखों से आंसू बहे बहे पर जबान से उसने कुछ नहीं निकाला। सब्जी वाली माई को बहुत दया आई। उसने अपनी रोटी और सब्जी में से 2 रोटी उसे दे दी। जब अन्नू ने खाना खाया तब जाकर जान में जान आई। उस दिन बाबू, राकेश जी और उनकी धर्मपत्नी को कहीं से लौटने में देर हो गई थी। अंधेरा हो चला था। अन्नू फिर रही थी, शायद डर और भूख के मारे। सब्जी खरीदने के लिए वह दोनों जैसे ही सब्जी वाली माई के पास रुके, श्रीमती गुप्ता जी नजर अन्नू पर पड़ी। सब्जी वाली माई से उन्हें सारा हाल पता चला। सब्जी खरीदने के बाद जैसे ही गुप्ता जी ने एक ऑटो बुलाया, श्रीमती गुप्ता ने अन्नू का हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे ऑटो में अपने पास बिठाया और ऑटो चल पड़ा। घर आने के बाद अन्नू का कायाकल्प होते देर नहीं लगी। अन्नू से ही गुप्ता
दंपति को पता चला कि वह जवान लड़का उसे गांव से उठाकर ले आया था। जिस खोली में उसे रखता था वहां 3 और लड़कियां थीं। उनको भी हाथ पकड़कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भीख मांगने के लिए बैठा दिया करता था। गांव में उसकी अम्मा दूसरों के घरों में बर्तन मांजा करती थी। वह अगर भीख मांगने से इनकार करती तो वह लड़का उसे बहुत मारता और यही बताता कि उसके बदले में उसकी अम्मा को उस लड़के ने 12,000 दिए हैं। बाबू राकेश जी के पूछने पर भी उस लड़की ने पता नहीं बताया। उसे कहीं नहीं जाना था, वह यहीं रहना चाहती थी। इन दोनों के पास निसंतान गुप्ता दंपति को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने बिटिया का नाम रखा अनामिका। उसके बाद से ईश्वर ने हमेशा कृपा दृष्टि रखी अनामिका उर्फ अन्नू के ऊपर। अन्नू को यहाँ इतना प्यार मिला कि वह अपना अतीत लगभग भूल चुकी थी। और आज अनामिका यानी अनामिका गुप्ता मैडम सरकारी कॉलेज की अध्यापिका हैं। आज अजीब से दोराहे पर अनामिका खड़ी थी। अपना अतीत आलोक को वह कैसे बताए। प्यार का महल झूठ की बुनियाद पर कभी खड़ा नहीं हो सकता, यह अनामिका को मालूम था। फिर आलोक की बात अम्मा बाबूजी को भी कैसे बताए। इस बुढ़ापे में उन्हें अकेला कैसे छोड़े। अनामिका के मन में मानो आंधी चल रही थी। प्यार का महल झूठ की बुनियाद पर खड़ा नहीं करना चाहती थी। आलोक को अपना अतीत कैसे बताए, माता पिता को बुढ़ापे में अकेला कैसे छोड़े। यही सोचते सोचते अनामिका की रात पार हो गई। कॉलेज में प्रथम कालखंड उसी का था, परंतु पढ़ाने में अनामिका का ध्यान नहीं था। मन में आंधी उठ रही थी। आकस्मिक परीक्षा लेने के बहाने पिछला पढ़ाया गया चैप्टर उसने परीक्षा में लिखने के लिए बच्चों को बैठा दिया था। कालखंड समाप्त होते ही वह लाइब्रेरी के उस कोने में चली गई जहां किताबों की अलमारियों के बीच में रखे छोटे से टेबल पर अक्सर आलोक और वह मिला करते थे। उसके हाथों में लाइब्रेरी की एक किताब अवस्थित थी, पर मन लगा था लाइब्रेरी के दरवाजे पर, जहां से आलोक के कदमों की आहट आना बाकी था। कॉलेज की बड़ी सी उन्नत लाइब्रेरी की उम्र दराज लाइब्रेरियन की बूढ़ी आंखें बहुत कुछ देखती थीं, बहुत कुछ समझती थी, पर होंठ उसके चुप रहते थे। उस दिन भी लाइब्रेरियन मैडम समझ गई थी कि अनामिका को किसका इंतजार है। कुछ पलों बाद आलोक भी अनामिका को ढूंढते वहीं आ गया था। आलोक की तरफ नजर पड़ते ही अनामिका ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि इस असमंजस की जिंदगी को अब खत्म करेगी। आज ही अपना अतीत आलोक को बता देगी, भले ही उसके एवज में आलोक उससे रिश्ता तोड़ ले। क्या हो गया अनामिका, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? बिल्कुल धीमी आवाज में आलोक ने पूछ लिया था। मुझे तुमसे कुछ कहना है आलोक, कल रात मैं सो नहीं पाई। कहना है क्या? तुम बैठो चुपचाप। पहले आलोक, मेरा मन बहुत बेचैन है, तुम्हें बताए बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। आलोक एक पल गहरी नजरों से अनामिका को देखता रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनामिका जो कुछ बताने जा रही है वो वह यहाँ लाइब्रेरी में बताना उचित नहीं होगा। अनामिका, तुम्हारे 3 पीरियड फ्री हैं, मुझे मालूम है। मेरे घर चलें? रामू काका हैं, डरने की बात नहीं है। वहाँ चाय भी पियेंगे और तुम पूरी बातें मुझे बताओगी। मध्य प्रदेश सरकार कि स्वास्थ्य विभाग से अवकाश प्राप्त करके डॉक्टर खन्ना बेंगलोर में अपने पुश्तैनी मकान में शिफ्ट हो गए थे। बेंगलोर का प्रदूषण, हल्ला गुल्ला और रईसों के रहन सहन का तरीका उनके इकलौते सुपुत्र आलोक को कतई पसंद नहीं था। इसलिए जैसे ही उनकी प्रथम पोस्टिंग छतरपुर में हुई, अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। बरसों पुराने नौकर रामू काका को लेकर आलोक यहाँ आ गए और मकान किराए पर लेकर आराम से रहने लगे। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में भी उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। आलोक के पिता ने कई बार यह सुझाव भी रखा कि किसी बड़े शहर में ट्रांसफर करा दिया जाए, परंतु छतरपुर की प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य से आलोक को इतना मोहा कि वह हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। फिर यही मुलाकात हुई। मितभाषी, सौम्य, निहायत साधारण चेहरे में भाव प्रवण, बड़ी बड़ी आंखें वाले आलोक से अनामिका की इन दोनों का संबंध पहली नज़र में प्यार वाला नहीं था। धीरे धीरे एक दूसरे को पहचानने और जानने के बाद परिपक्व होता प्यार था। उनका यह प्यार किसी स्पर्श का मोहताज नहीं था। जब रामू काका चाय और नाश्ता लाए तब तक अनामिका अपनी बात शुरू कर चुकी थी। रामू काका की बूढ़ी और अनुभवी आंखों से आलोक और अनामिका का संबंध भांप लिया था।
चाय पीते पीते अनामिका ने अपने होश संभालने के बाद से और गुप्ता दंपति के घर आने तक का पूरा किस्सा बगैर कुछ भी छुपाए आलोक को बता दिया था। अनामिका कांप रही थी, डर के मारे और उत्तेज जाने के मारे। डर उसे इस बात का था कि यह शायद आलोक के साथ आखिरी बातचीत हो रही हो उसकी। उसको हमेशा से लगता था कि उसके अतीत के इस काले अध्याय को सुनकर कोई भी उसे जीवन संगिनी बनाने को क्यों तैयार होगा भला। काफी देर चुप्पी छाई रही दोनों के बीच में। अनामिका सिर झुकाए बैठी थी, उसकी आंखों की कोर गीली हो रही थी। अनामिका बहुत प्यार से पुकारा था आलोक ने उसको। अब तक जिन आंसुओं को पलकें थामे हुई थी, पलकों के ऊपर उठते ही वो आंसू अनामिका के गालों पर लुढ़क आए थे। देखो अनामिका, मेरा प्यार या तुम्हारा प्यार आई लव यू और आई लव यू टू शब्दों का मोहताज नहीं है। तुम महसूस कर सकती हो मेरा प्यार। अनामिका ने आंसू पोंछते हुए हाँ कहने के बदले मुस्कुरा कर फिर से सिर नीचा कर लिया था। मेरा प्यार तुम सारी जिंदगी ऐसे ही महसूस करती रहोगी जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे विश्वास करो या ना करो। आलोक के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कुराहट तैर रही थी। यदि मैंने कभी शादी की तो मेरी अर्धांगिनी तुम ही बनोगी अनामिका, कोई और नहीं। आलोक की आज तक इस अबोले प्यार की स्वीकारोक्ति से अनामिका का जैसे पूरा अस्तित्व ही महक गया था। उसे इस संसार की हर चीज सुंदर लगने लगी थी। घास में खिला हुआ जंगली छोटा सा पौधा, फूल, यह हरे हरे पेड़ पौधे, यह नीला आसमान, सब कितना सुंदर है। उसे लग रहा था आज तक यह सब उसने क्यों नहीं देखा। कॉलेज वापस न जाकर अनामिका घर चली आई थी। दूसरे दिन कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव था। चुनावी सरगर्मियां बहुत पहले से जारी थी। कॉलेज के कैंपस में पांव रखते ही अनामिका को लगा कि अबो हवा बहुत गर्म है। लड़के जहां तहां झुंड बनाए खड़े थे, लड़कियां अलग अलग झुंड बनाए अलग अलग इधर उधर खड़ी थीं। गड़बड़ होने का पूरा अंदेशा था, इसलिए प्रधान अध्यापक साहब ने सावधान रहने को कहा था। हर एक शिक्षक से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होते ही अधिक देर नहीं लगी कि दो विरोधी गुट आपस में भिड़ गए। पता नहीं कहां से छात्रों ने लोहे की चेन, लोहे की रॉड, हॉकी स्टिक, डंडे निकाल लिए और एक दूसरे पर चलाने लगे। लग नहीं रहा था कि वह इंसान है, लग रहा था एक दूसरे के खून के प्यासे जानवर हैं। पूरा स्टाफ दौड़ पड़ा लड़कों की तरफ, उन्हें एक दूसरे से अलग करने की मशक्कत में। सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष पद की हैसियत से आलोक उनमें सबसे आगे था। अरे यह क्या कर रहे हो, होश में आओ, यह नियम विरुद्ध है। छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को, समझ में नहीं आता तुम लोगों को, रस्टिकेट हो जाओगे। सारी टीचर्स के मुंह से निकले यह वाक्य लड़कों को रोकने में सक्षम नहीं रहे। पता नहीं कहां से एक लोहे की चेन आलोक के सिर पर पीछे से किसी ने मारा और आलोक खून से लत पर गिर पड़ा। वैसे प्रधान अध्यापक ने महिला शिक्षिकाओं को आदेश देकर रखा था कि लड़के अगर भिड़ते हैं तो आपको बीच में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु आलोक के गिरते ही अनामिका पागलों की तरह दौड़ी और आलोक के सिर पर अपना पल्लू दबाकर किसी टीचर से बोली, अस्पताल में फोन कीजिए एम्बुलेंस के लिए। आलोक के खूनम खून होकर गिरते ही दोनों गुट तितर बितर हो गए और भाग गए। मैदान में रह गए शिक्षक और खून से लथपथ आलोक। एम्बुलेंस के साथ सारे शिक्षक भी दौड़े अस्पताल की तरफ। इनका ब्लड ग्रुप क्या है, खून का इंतजाम करना पड़ेगा, बहुत सारा खून बह गया, खतरे में है पेशेंट। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीर थी। ब्लड ग्रुप चेक कीजिए और मुझे बताइए, मैं इंतजाम करूंगी खून का। अनामिका का धीर गंभीर स्वर गूंजा था। डॉक्टर ने नजर उठाकर उसे देखा था। कॉटन की साड़ी, खून में लथपथ एक लड़की खड़ी थी। आलोक का सिर अपने पल्लू से दबाते दबाते उसकी साड़ी भी खून में रंग गई थी। ओ नेगेटिव। 5 मिनट बाद ही आकर डॉक्टर ने अनाउंस किया था। डॉक्टर की चिंतित नजर अनामिका की तरफ उठ गई थी। डॉक्टर के मुंह से आलोक का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव सुनकर अनामिका बहुत विचलित हो गई थी। अस्पताल में पैसे भी जमा करने थे और दवाइयां भी खरीदने की एक लंबी सी लिस्ट थी, उसे मिल चुकी थी। उसके बैग में इतने पैसे नहीं थे तो वह घर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसका फोन बज उठा। हेलो बाबूजी। अंधेरा होने को आया था और अनामिका बिटिया घर न पहुंचने पर जी बहुत चिंतित हो रहे हैं। कहाँ हो बिटिया, बड़ी देर हो गई। बाबूजी, वो चुनाव में दो विरोधी गुट परस्पर भिड़ गए और लड़ पड़े। लड़कों को बचाने के उद्देश्य से आलोक गया तो उसके सिर पर इतनी बुरी रॉड लगी है कि सिर खुल गया बिल्कुल।
ढेर सारा खून बह गया। उसको लेकर पूरा स्टाफ ही हम अस्पताल पहुंचे हैं। बहुत खराब हाल है बाबूजी। अपने को संभालते संभालते भी अनामिका की आवाज भर भर आ गई थी। मैं पहुंच रहा हूं अस्पताल, तुम वहीं रहना। गुप्ता जी ने भी मोबाइल बंद कर दिया था। अब यह आलोक कौन है? मिसेज गुप्ता की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई थी। सिर के घायल होने की बात करते ही चिंतित होकर अनामिका रोने को हो गई थी। गुप्ता जी को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने अपनी अलमारी में कुछ छुपा कर रखे 16,000 निकाले और अपनी धर्मपत्नी से मुखातिब होकर बोले, तुम भी चलो भगवान मेरे साथ। अस्पताल में पहुंचकर जब उन्होंने अनामिका की आधे से ऊपर साड़ी खून में सनी देखी तो श्रीमती गुप्ता ने उन्हें लिपटा लिया, सारे डर के मारे। अनामिका अपने आप को रोक नहीं पाई। रोती हुई अनामिका को देखकर गुप्ता जी को कुछ समझना बाकी न रहा। शांत हो जाओ बिटिया, बताओ आलोक कैसा है अब? हालात खतरे से बाहर नहीं है बाबूजी। 4 बोतल खून चाहिए। डॉक्टर पता नहीं कितने दिनों में बताएंगे कि वह खतरे से बाहर है, परंतु खून अभी चाहिए, बहुत जरूरी है। अपने आंसू पोंछकर सारी बातें बताते बताते कोई 15-20 लड़के आकर खड़े हो गए थे अनामिका के पास। तुम इन बच्चों से बात करो अनामिका, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। उन लड़कों की तरफ नजर पड़ते ही अनामिका की आंखों से चिंगारियां फूटने लगीं और इन लड़कों ने सिर झुका लिया। मैम, हम उन मारने वाले लड़कों में तो नहीं थे, पर फिर भी सारे छात्रों तरफ से हम आए हैं माफी मांगने। हम उन लड़कों के इस कृत्य के लिए शर्मिंदा हैं। उन्हें ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी जिसमें किसी न किसी की जान जाने की गुंजाइश रहती है। छात्र वर्ग अभी भी सिर झुकाए ही बात कर रहा था। अनामिका से जो सच में शर्मिंदा है, आप लोग तो मेरी मदद के लिए तैयार रहिए। छात्रों की शर्मिंदगी की बात सुनकर अनामिका के दिमाग में एक विचार कौंध गया। ओ नेगेटिव खून की 4 बोतल चाहिए सर के लिए, नहीं तो आलोक सर की जान भी जा सकती है। आपको मालूम है? अब लड़कों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वह सब अनामिका की तरफ देख रहे थे। पीछे की तरफ से एक लड़का शर्ट की आस्तीन ऊपर करते आया। बाकियों का तो नहीं पता, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। सबसे पहले मैं खून दूं। जब तक मेरा खून चढ़ेगा सर को 3 बोतलें यह लड़के जुगाड़ कर देंगे, कहीं ना कहीं से करेंगे, और हम अवश्य करेंगे खून का जुगाड़। गुप्ता जी तब तक दवाइयाँ खरीद कर वार्ड में जमा कर आए थे और जो नकद जमा करना था वह भी दे आए थे। बाबूजी, इसी लड़के का खून और नेगेटिव है, इसे ले जाइए डॉक्टर के पास। अनामिका ने अपने बाबूजी की बाहें पकड़कर कहा। आप लोग अगर 4 बोतल खून का इंतजाम करेंगे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी, चाहे कहीं से भी कीजिए। याद रखिए, कितनी भी कीमत लगे मैं दूंगी, पर खून जरूरी है। आप कोशिश कीजिए प्लीज। हाथ जोड़कर नरमी से अनामिका ने लड़कों से कहा था और लड़के वहां से सच में जल्दी चले गए। चलो अब आलोक की शक्ल तो देखेंगे कम से कम। लड़के को डॉक्टर के पास ले जाते हुए राकेश जी सोच रहे थे। खून का इंतजाम सच में लड़कों ने ही किया था। वह कुछ कुछ समय के अंतराल से किसी किसी को पकड़ कर लाते डॉक्टर के पास और वह व्यक्ति स्वेच्छा से खून देता अपना। आखिरकार 7 दिनों के बाद डॉक्टर ने आलोक को खतरे से बाहर बताया। इस बीच में आलोक के घर जाकर कॉलेज के लड़कों ने रामू काका को खबर दे दी थी। रामू काका भी घबराते हुए आए, परंतु अस्पताल में अनामिका बिटिया को उसके माता पिता को देखकर तनिक निश्चिंत हुए थे। अनामिका ने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी और प्रिंसिपल साहब ने उसे सहर्ष छुट्टी दी थी। वह लड़के बहुत सुबह आलोक के पास पहुंच जाती। थोड़ी देर में रामू काका दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ जाते। सारा दिन वह आलोक के साथ रहती और रात को रामू काका आलोक के साथ रहते। डॉक्टरों ने काफी दिन तक एहतियात बरतने के लिए और खान पान सही करने के लिए कहा था। ढेर सारा खून जो बह गया था। गुप्ता जी लगातार अस्पताल के चक्कर लगाते, दवाइयाँ पैसा कौड़ी सब लगाते, परंतु अपने मन की बात वह मन में ही रखते। श्रीमती गुप्ता बहुत शंकित रहती। बहुत अमीर घर का लड़का है, अपनी अन्नू भी कहाँ मन लगा बैठी। ईश्वर ने क्या रच के रखा है अन्नू के लिए क्या पता। यह भी एक परीक्षा ही समझो अन्नू की। और अपने पत्नी के कथन के उत्तर में गुप्ता जी ने बस इतना ही कहा था। इधर आलोक को डॉक्टर लोगों ने आईसीयू से निकालकर 7 दिन बाद प्राइवेट वार्ड में
रख दिया था। कमजोरी अभी भी बहुत थी, पर डॉक्टर लोगों ने खाना पीना सही करके धीरे धीरे सही हो गई यह तसल्ली दी थी। आलोक के जब होश ठिकाने आए और सोचने की शक्ति आई, तब सबसे पहले उसे अपने माता पिता याद आए। परंतु रामू काका तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, मोबाइल चलाना जानते ही नहीं थे, इसलिए उनको खबर न दे पाए। इधर आलोक का फोन न उठता देखकर उनके माता पिता स्वयं छतरपुर में आकर उपस्थित हो गए। आते ही जब रामू काका ने सारी बातें पता लगी, तो वह रामू काका को साथ लेकर अस्पताल आए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रामू काका ने जब अनामिका गुप्ता की तारीफ में कसीदे काट दिए, तो आलोक के माता पिता के मन में सबसे पहले यह ख्याल आया कि अनामिका गुप्ता कौन है। शाम होने को थी और डॉक्टर राउंड में थे, इसलिए अनामिका वेटिंग हॉल में कुछ देर बैठने के उद्देश्य से जैसे ही बाहर आई, रामू काका के साथ एक महिला और एक पुरुष को देखकर उसे समझ में आ गया कि यही आलोक के माता पिता हैं। देखिए रामू काका, आपने बिट्टू को पाला है, बचपन से उम्र दराज हैं आप। आपको इतना समझ में नहीं आया कि किसी गैर लड़की को घर में क्यों घुसाएं? ऐसे दो कौड़ी के मास्टर की लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं, जो अमीर लड़कों को फंसाने के चक्कर में रहती हैं। उंगली में हीरों की अंगूठियां पहने और बदन में हीरों के गहने पहने वह महिला हाथ हिला हिलाकर रामू काका से बात कर रही थी। वेटिंग हॉल की ट्यूबलाइट की रोशनी में उनके हीरे चमक रहे थे और उनकी बातों से अहंकार और पैसों की बू आ रही थी। आलोक की माँ की सारी बातें खड़ी खड़ी अनामिका ने सुनी। अपने बाबूजी के कहे गए शब्द दो कौड़ी के मास्टर को वह सहन नहीं कर सकी। बिजली की तेजी से रामू काका के पीछे से निकलकर वह बाहर आ गई। चलते चलते धीरे अस्पताल के बाहर अपने आंसुओं को छुपाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आया उसे। रामू काका ने जब उसे बिजली की तेजी से जाते देखा, तो उन्हें समझ में आ गया कि अनामिका बिटिया ने सब सुन लिया है। आलोक की माँ से अपने पिता के लिए दो कौड़ी का मास्टर शब्द सुनकर आहत और अपमानित अनामिका दौड़ी अस्पताल के बाहर। आंसुओं को बाहर आने से रोकने के लिए उसे एक ही जगह सूझी, वह था उसका अपना घर। आलोक की देखभाल के लिए सारा दिन अस्पताल में रहने वाली अनामिका यदि इतनी जल्दी घर आ जाए, तो गुप्ता दंपति का चौंकना स्वाभाविक ही था। जब तक गुप्ता साहब या श्रीमती गुप्ता अनामिका से कुछ पूछते, वह हाथ मुंह धोने के बहाने बाथरूम के अंदर घुस गई थी। गुप्ता दंपति आशंकित होकर बैठे रहे। थोड़ी देर चिंता मत करो भगवान, चाय बनाकर ले आओ 3 कप। अनामिका बाथरूम से आती ही होगी, गुप्ता साहब ने श्रीमती गुप्ता को तसल्ली दी थी। यहाँ आओ बिटिया, मेरे पास बैठो। अनामिका बाथरूम से तौलिए में मुंह पोंछते पोंछते निकली, तो गुप्ता साहब उससे बोले थे, तुम्हारी माँ अभी चाय बनाने गई हैं, सच सच तो बताना बिटिया क्या हुआ। तौलिया चेहरे से हटाकर अनामिका गुप्ता जी की बाहों पर सिर रखकर अपने टिक कर बैठ गई। अनामिका की लाल सूजी हुई आंखें और सूजा हुआ चेहरा किसी अनहोनी का संकेत दे अवश्य रहा था। यह आलोक की माताजी बहुत सही इंसान नहीं है बाबूजी। पैसों का अहंकार बहुत अधिक है, आपके लिए इतने अशब्द निकाले वेटिंग हॉल में रामू काका के सामने उन्होंने कि बिल्कुल असहाय ही हो गई। मैं उनसे बातें किए बगैर वहां से चली आई। वेटिंग हॉल में जो अनामिका ने सुना था, वह पूरा सुनने के बाद गुप्ता जी ने अनामिका को अपने दाहिने हाथ के घेरे में ले लिया था और उसके सिर पर अपना गाल टिकाकर एक सवाल कर दिया था, अपने जीवन साथी के रूप में आलोक को चाहती हो तुम? हाँ, लेकिन आपके सम्मान के एवज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई भी खुशी नहीं। वह अमीर है तो ठीक है, उनका और अपना कोई मेल नहीं बाबूजी। छोड़िए। श्रीमती गुप्ता बाजू में आकर कब बैठ गई थी गुप्ता जी और अनामिका को पता ही नहीं चला। चाय पी लो अनामिका बिटिया, अच्छा लगेगा। सुन तो ली थी उन्होंने पूरी बातें। अपने बाबूजी के सम्मान के एवज में अनामिका बिटिया को कोई खुशी नहीं चाहिए। सुनकर मिसेज गुप्ता की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इधर अस्पताल में अभी भी आलोक की माँ वेटिंग हॉल में कुछ कुछ जोर आवाज में रामू काका की बोल तो ही जा रही थीं। रामू काका के पीछे से बिजली की तेजी से आती अनामिका पर आलोक की पिता वर्मा साहब की नजर अवश्य पड़ी थी। अपनी पत्नी की बातें सुन सुनकर उनका
मिजाज धीरे धीरे गर्म हो ही रहा था। वह अगर कुछ बीच में बोलने की कोशिश करते भी तो तुम चुप रहो जी कहकर उनकी पत्नी उन्हें टोक देती। क्यों रामू काका, यह क्या मिस अनामिका गुप्ता थी? बीच में ही वर्मा साहब ने रामू काका से पूछ लिया था। कुछ अपनी पत्नी को चुप करने की गरज से ही पूछा था शायद। अभी तुम चुप करो जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आलोक की माँ ने अपनी चिर परिचित भाषा में कह दिया। वह पर आलोक के पिता का दिमाग अब उस रबर के टुकड़े की तरह हो गया जिसे खींचते खींचते वह टूटने की कगार पर आ गया हो। देखिए मैडम, आप अपना मुंह बंद रखिए और मैं अब तक आपकी बातें सुनता रहा हूँ चुपचाप, पर अब चुप नहीं रहूंगा। कुछ गरज कर ही कहा था वर्मा साहब ने। आसपास के लोग सब उनकी तरफ देखने लगे थे, पर इससे वर्मा साहब रुके नहीं थे। आलोक की माँ ने शायद इस बात की उम्मीद ही नहीं की थी। सारी जिंदगी तुम चुप रहो जी सुनने के बाद वर्मा साहब ने कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं की। इस तरह अब तक उनका एक छात्र राज्य चला आ रहा था अपने परिवार पर। हाँ, मालिक यही थी अनामिका बिटिया। शायद मालिक और मालकिन का झगड़ा रुकवाने की गरज से रामू काका ने उत्तर दे दिया था बीच में। आलोक की माँ अभी भी सकपकाई सी खड़ी थी वर्मा साहब का मुंह देखते। अब आप मेरी सुनिए मैडम। अरे यह कोई अस्पताल है क्या? रखा है इस छतरपुर में। मैं अपने बिट्टू को बेंगलोर ले जाऊंगी, अच्छे डॉक्टर को दिखवाऊंगी। छोड़े इस नौकरी को, दूसरी मिल जाएगी। काफी देर यह जो बड़े बड़े जुल्मे उछाल रही थी ना, इसमें आपके मायके वालों के पैसे ही बदबू आ रही थी। जब बिट्टू के सिर पर चोट लगी थी कॉलेज वाले अस्पताल तो ले आए थे, पर दवाइयों की लिस्ट और अस्पताल के पैसे जमा करने कोई नहीं आया था। तब अनामिका और उसके पिता आए थे। आप कहाँ थीं जब ओ नेगेटिव ग्रुप के 4 बोतलों की आवश्यकता थी? अनामिका ने दौड़ा दौड़ी की थी और जुगाड़ किया था। तब आप कहाँ थी मैडम? आपकी बिट्टू के होश में आने तक दिन रात एक किया था इसने, इस अनामिका ने। तब आप कहाँ थीं जब आप खड़ी खड़ी उसी अनामिका को 2 कौड़ी के मास्टर की बिटिया साबित कर रही थी? तब उसके उस 2 कौड़ी के मास्टर बाप की इतनी शिक्षा को उसने याद तो रखा था कि आप जैसी उम्रदराज महिला का अपमान न करे। वह वर्मा साहब उत्तेजना के मारे कांप रहे थे और आलोक की मां आबाक नेत्रों से अपने पति की तरफ देख रही थी। अस्पताल के वेटिंग हॉल के कोने में कुछ लोग खड़े खड़े उनकी बातों का मजा भी ले रहे थे। आप यदि बेंगलोर जाना चाहें तो आप अवश्य जाइए। मैं आपके साथ अब नहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा। मुझे पेंशन तो मिलती ही है और यहाँ आलोक नौकरी करता है। रामू काका है हम दोनों की देख रेख के लिए। मुझे अनामिका बहुत पसंद है, आगे देखते हैं क्या होता है। आप अवश्य घर जाइए और वहां से जाइए बेंगलोर। बोलना खत्म करके वर्मा साहब आलोक के कमरे की तरफ चल दिए थे गुस्से से। कसमसाती आलोक की माँ भी अस्पताल के बाहर चलनी थी और घर जाने के लिए गुस्से में फनफनाती आलोक की माँ यानी मिसेज वर्मा घर चली और पीछे पीछे चले रामू काका। इधर वर्मा साहब धीरे धीरे गंभीर चाल से आलोक के कमरे में आए। मम्मी नहीं आई? आलोक जाग रहे थे। अपने पापा को देखकर पहला सवाल धीमे से उसी ने किया। भावों का उद्योग थम हो गया था, परंतु चेहरे पर शायद अपने निशान छोड़ गया था। क्या हुआ पापा? आलोक की सेहत में सुधार तो था, परंतु अभी भी कमजोरी हावी थी उनके चेहरे पर। वर्मा साहब ने ऊपर से नीचे तक सारी बातें आलोक को सुना डाली। माँ का मुखर स्वभाव, पैसों का अहंकार, यह सब आलोक से छुपा नहीं था। इन सब चीजों से बचने के लिए उसने छतरपुर की नौकरी ज्वाइन की थी। अनामिका का एक अस्पताल में ना आना उसे देखने के लिए अब आलोक को समझ में आ रहा था। तुम चिंता नहीं करना बिट्टू, मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं अभी यहीं रहूंगा ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं जाने वाला अब कभी। रामू काका हैं, अपन दोनों हैं, बस अपने अच्छे से रहेंगे। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो बच्चा, जल्दी ठीक हो जाओ। भावों के आवेग से वर्मा साहब ने आलोक का हाथ थाम लिया था। उनका गला रूंध गया था। आलोक ने भी प्यार से अपने पापा का दूसरा हाथ थाम लिया था। कमजोरी के चलते और कुछ दवाओं के असर से आलोक की आंखें फिर मुंद गईं। आलोक को नींद के आगोश में जाते देखकर वर्मा साहब
उसके कमरे की खिड़की के पास खड़े हो गए थे, बाहर देखते हुए। यह सुंदर हरियाली, यह प्रशांत प्रकृति, उनका अशांत मन धीरे धीरे शांत होने लगा। अनामिका के साथ हुए अन्याय को उन्होंने सुधारने का मन बनाया, पर कैसे? अपनी तोड़ी पर तर्जनी को रखे हुए हरियाली की तरफ देखते हुए सोच रहे थे। इधर गुस्से के मारे बेहाल मिसेस वर्मा जब घर पहुंची तो अपने कमरे में पंखे के नीचे कुर्सी खींचकर बैठ पड़ी थी। खाना बन जाए तो मेरे कमरे में यहीं लाकर टेबल पर रख दीजिएगा रामू काका, फिर दरवाजा उड़का कर चले जाना। मुझे डिस्टर्ब मत करना जब तक मैं आपको ना बुलाऊं। रामू काका के लिए फरमान जारी हो गया था। आलोक की माँ के सीने में भी झंझावात चल रहा था। उनका मन बोला, मेरे अपने ही प्यार ने, मेरे अपने ही पति ने इतनी कटु बातें कह दी। हमेशा शांत रहने वाला पति इतना कैसे बोला? क्यों बोला? मैं तो अपने बच्चे के भले के लिए ही बोल रही थी। क्या गलती मेरी थी? तुझे समझ में क्यों नहीं आता? गलती तो तेरी ही थी। आलोक की माँ का दूसरा मन बोला था। वह इतना शांत है, कभी तेरी बात उसने काटी नहीं। जो तेरे मन में आया तू आज तक करती आई, पर शराफत कहाँ चली गई थी तेरी, जो तूने अनामिका के पिता को 2 कौड़ी का मास्टर बोल दिया? तुझे याद कैसे नहीं आया कि वह 2 कौड़ी का मास्टर और उसकी बिटिया अनामिका ना होती तो आज तेरा बिट्टू, तेरा अपना खून जिंदा नहीं बचता। अरे गुस्से में अगर कोई कुछ बोल दे तो अगला इंसान उसी को पकड़कर बैठा रहता है क्या? पहले मन ने दलील तो दी थी, पर तनिक धीमी आवाज में, नहीं नहीं, यह बहानेबाजी मत कर, तूने बिल्कुल भी उचित नहीं किया। कोई अविवाहित लड़की किसी लड़के के लिए सरेआम दिन रात अगर एक करती है तो वह तेरे लड़के को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। तुझे समझ में कैसे नहीं आया? इस उम्र में भी। आलोक की मान के दूसरे मन ने पहले मन को लताड़ा था। दूसरे मन में जब देखा कि पहले मन की आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही, तब उसने फिर से अपनी आवाज उठाई। अपनी गलती सुधारने का अभी भी वक्त है, संभल जा, कुछ सोच कर कुछ कर। मोबाइल फोन की घंटी बजने से आलोक के माँ की तंद्रा भंग हुई थी। हाँ माँ, कैसी हो? आलोक की नानी का फोन था। अरे मेरी छोड़ बिटिया, यहाँ बहुत गड़बड़ मची है। गड़बड़? अब क्या हो गया? आलोक के माँ की आवाज में चिंता झलक रही थी। अरे वह फैशन एसेसरीज और रेडीमेड कपड़ों की जो तेरी दुकान है ना, कल रात को उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है, आग लग गई। जब तक दमकल आई और आग बुझाया गया 70% नुकसान हो गया था। आलोक की माँ निशब्द खड़ी हो गई थी, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। दूसरी तरफ से उसकी माताजी हेलो हेलो करती ही रह गईं और फोन कट गया। आलोक की माँ का सपनों का संसार, उनका आर्थिक संबल, उनका व्यवहार सब चूर चूर हो गया था। उनकी आंखों से आंसू बह चले। रामू काका चुपचाप उनकी टेबल पर पीछे खाना रखकर कब चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी तो जैसे भूख और प्यास ही मिट गई। मैंने उसको बहुत अपमान किया, यह क्या ईश्वर ने मुझे उसी का फल दिया। जिन पैसों के बल पर, जिस संपत्ति के बल पर मैंने उसके पिता को 2 कौड़ी का मास्टर बोल दिया सबके सामने, यह क्या उसी का परिणाम है? मुझे माफ करना प्रभु, मैंने सच में अपराध किया। आलोक की माँ चुपचाप खड़ी हो गई थी, हाथ जोड़कर, आंखें मूंदकर उस सर्वव्यापी प्रभु से माफी मांग रही थी, मन ही मन। आंसू बहते जा रहे थे और वह पता नहीं क्या बुदबुदा रही थी। काफी देर बाद उन्होंने आंसू पोंछे और थोड़ी शांत होकर बैठ गईं। फिर से उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। वह अपने कमरे से बाहर आईं। उन्होंने देखा कि रामू काका रसोई के दरवाजे पर लेटे थे। थोड़ी झपकी ही लग गई थी शायद। वह चुपचाप बाहर निकली और हल्के से उन्होंने दरवाजा उड़का दिया। गुप्ता जी अपने छोटे से घर के बरामदे में बैठकर अखबार पर नजर फेर रहे थे। किसी महिला को अकेले ही आता देखकर थोड़ा हड़बड़ा गए। अरे भगवान, देखो कोई आया है, गुप्ता साहब ने अपनी श्रीमती जी को आवाज लगाई थी। अन्नू और उसकी माँ दोनों ही इकट्ठा बाहर आ गईं। श्रीमती वर्मा ने आते आते दोनों की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए थे। अनामिका उनको देखकर वितृष्णा का भाव चेहरे पर लिए चुपचाप अंदर चली गई थी। मैं आलोक की माँ हूँ, मुझे अनामिका बिटिया जानती है। अपना परिचय स्वयं ही कह दिया उन्होंने, और अनामिका के साथ बिटिया जोड़ने में उनकी जबान जरा सी भी नहीं
लड़खड़ाई उस दिन। आइए आइए मैडम आइए, बैठिए। बरामदे में रखी खाली कुर्सी पर इशारा कर दिया था गुप्ता जी ने। अन्नू की माता जी ने हाथ तौबा से जोड़े, परंतु एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा। उनकी चेहरे की मांसपेशियां तनिक कठिन हो गई थीं और उन्होंने दांत भींच लिए थे। मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ, बुलाइए ना अनामिका बिटिया को। बिना किसी भूमिका के साफ शब्दों में सहज भाव से मिसिज वर्मा ने बात कह दी थी। किस बात की माफी मैडम? अनजान बनते हुए चेहरे पर वैसे ही भाव लाकर गुप्ता साहब ने पूछा। मैंने अस्पताल की वेटिंग हॉल में बहुत अपमान किया था आपका। आप सबको धन्यवाद देने के बदले में मैंने इतना भला बुरा कहा। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ नहीं करेंगे आप सब? मिसेज वर्मा ने भरभराए गले से कहा। उनकी आंखें डगमगाए आई थीं। इससे पहले कि गुप्ता साहब कुछ बोलते, उनकी नज़र पड़ी गेट से घुसते वर्मा साहब और रामू काका पर। अरे आइए आइए साहब, अहो भाग हमारे, उन्होंने स्वागत किया। वर्मा साहब ने गुप्ता जी को मुस्कुराकर हाथ तो अवश्य जोड़े थे, परंतु गुप्ता जी की बातों का जवाब न देकर उन्होंने भौहें सिकोड़कर अपनी श्रीमती जी से सवाल कर दिया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? आपको तो बेंगलोर रवाना होना था ना? अनामिका को और कुछ सुनाना भी बाकी रह गया था क्या? इतना जलील मत कीजिए मुझे सबके सामने प्लीज। श्रीमती वर्मा अफसोस से दबी हुई, हाथ जोड़कर आंसू बहाती, सिर नीचा करके खड़ी थी सबके सामने। नहीं नहीं, बुरा मत मानिए, आप अंदर आइए। हमने आपका अपमान नहीं किया, हमारे मन में आपके लिए कोई अपमान का भाव नहीं आया ही नहीं। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा और अच्छे संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मिसिज वर्मा, अपने से बड़ों के लिए ऊंची आवाज में बात करना हमारे यहाँ किसी से सीखा ही नहीं। श्रीमती गुप्ता ने शहद में लपेटकर सही बातें परोस दी थीं मिसिज वर्मा को। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था। सबके सामने आपको दो कौड़ी का मास्टर बोलकर मुझे अगर आप माफ नहीं करोगे तो मैं अनामिका बिटिया के सामने और अपने बिट्टू के सामने मुंह उठाकर जी नहीं पाऊंगा। गुप्ता जी, मैं हमेशा हमेशा के लिए सबकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, पर आप मुझे माफ़ कर दें। मिसेज वर्मा की बातों को सुनकर, उनका अफसोस करना सुनकर सबके मन खराब हो रहे थे। अब वर्मा साहब ने दोनों हाथों से श्रीमती वर्मा का कंधा पकड़ लिया था। उनकी आवाज़ बहुत नरम थी। आप समझ तो गई मैडम, पर थोड़ी देर ही। अब आपने यह जायदाद, ये दौलत हमेशा नहीं रहती किसी के पास। इंसान एक दूसरे से कैसा व्यवहार करता है, ज़रूरत के वक्त कौन कैसी मदद करता है, यह लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं रहेंगी हम सबके साथ। आइए आइए, अंदर आइए, चाय पीते जाइए। अरे बेटा अनामिका, सबके लिए चाय लाओ, कुछ नाश्ता भी ले आना। श्रीमती गुप्ता ने आवाज़ लगाई थी अंदर से अनामिका को। गुप्ता साहब ने भी यहाँ आ रहा था आपको अपने मन से धन्यवाद देने के लिए। मेरे तन का रोम रोम आपका चिर ऋणी रहेगा। आप और आप अनामिका बिटिया ना होते तो आज हमारा बिट्टू ना होता हमारे पास। फिर चंद महीनों बाद आलोक ने पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर अनामिका और आलोक विवाह सूत्र में बंध गए थे। इस तरह छोटी सी अन्नू से अनामिका गुप्ता और फिर मिसेज अनामिका वर्मा का जीवन का सफ़र रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये एक छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।